नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 1965 में निधन होने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अब देश की बागडोर जो है वो किसके हाथों में जाएगी। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे और आखिर कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। यह चर्चा न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी थी। इसी चर्चा के बीच ये संयोग ही था कि छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भारत से कश्मीर हथियाने की फिराक में थे और उनको ये सही मौका लगा कि वह भारत से कश्मीर छीन सकते हैं। इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेज दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। भारत ने पलटवार किया और एक महीने बाद 23 सितंबर 1965 को युद्ध रुक गया। पाकिस्तान को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की और देश को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिस तरीके से टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे, अब ये इरादा तो हम भी थोड़ा टहलते हुए लाहौर चले गए। मैं समझता हूं कि इसमें हमने कोई गलत बात नहीं की है। आपको बता दें कि कई पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच प्रमुखता से लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी चर्चा होने लगी। जानकारों की माने तो ये सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। तब भारत की राजनीति में कुछ ऐसा संयोग बना था कि शास्त्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए थे। दरअसल 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन होने के बाद से ही ये बहस छिड़ गई थी कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। उस समय देश में नई व्यवस्था थी और उत्तराधिकारी पहले से तय करने की कोई परंपरा या सिद्धांत नहीं था। ऐसे में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने के कई दावेदार खड़े हो गए थे। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने को लेकर एक संयोग कहा जाता है, लेकिन कुछ जानकार इसे संयोग नहीं मानते। दरअसल उनका नेहरू का उत्तराधिकारी बनना बिल्कुल स्वाभाविक भी नहीं था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि नेहरू ने अपने अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री को अपनी बहुत कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी थी और यही वजह थी कि पार्टी में ये संदेश जाने लगा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो शास्त्री जी ही होंगे। फिर भी शास्त्री के लिए प्रधानमंत्री बनने की राह बहुत आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय पीएम पद की दौड़ में गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी जी देसाई का नाम भी चल रहा था, जो कि शास्त्री को कड़ी टक्कर दे रहे थे। गुलजारी लाल नंदा उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, इस वजह से मंत्रिमंडल में भी वह दूसरे नंबर पर थे और मोरारजी देसाई भी थे, जिनकी जनता के बीच अच्छी पकड़ थी। जयप्रकाश नारायण भी जनता के बीच काफी शुमार थे। हालांकि तमाम चर्चा के बाद मोरारजी देसाई और शास्त्री पर आकर पूरी बात रुक गई। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष कामराज इस बात को लेकर चिंतित थे कि पार्टी की एकता कैसे बनी रहे और इसी को लेकर वह लगातार मंथन कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो मोरारजी देसाई के खिलाफ थे और ये शास्त्री के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ और इसी का नतीजा हुआ कि वो जो है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। हालांकि इन सब चर्चाओं के बीच शास्त्री ने कभी खुद को पीएम पद का दावेदार अपनी ओर से नहीं माना था, लेकिन पार्टी की ओर से जो चर्चा चल रही थी, उन चर्चाओं के बीच जिस तरीके से उनका नाम सामने आ रहा था, उसको लेकर के उनकी चर्चा भारत के साथ साथ विदेशों में भी होने लगी और यही वजह रही कि वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। आपको बता दें कि जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा प्रधानमंत्री के तौर पर हो रही थी, ऐसे में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो काफी चर्चा में रहे, क्योंकि उनकी सादगी ऐसी थी जिसे देख करके हर कोई काफी खुश था। उनकी सादगी इस अंदाज में थी कि वो सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके बेटे की ओर से एक किताब भी लिखी गई है और इस किताब में उनके बेटे ने बताया है कि कैसे उनके पिता जो है वो सादगी की मिसाल थे। आपको बता दें कि देश को जय जवान जय किसान देने वाले शास्त्री जी की पूरी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े कई आत्मीय प्रसंग साझा किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पिता सरकारी खर्चे पर मिली कार का प्रयोग नहीं करते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता की कार चला ली तो उन्होंने किलोमीटर के हिसाब कर पैसा जो है वो सरकारी खाते में जमा करवाया था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की बात हम करें तो उनकी मृत्यु भी रहस्य है। इसको लेकर के हम तमाम जानकारियां जो है वो भी दर्शकों से साझा करेंगे हमारे सहयोगी नौशाद के माध्यम से। नौशाद, चूंकि हमारे खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री के जरिए हम देश के हर एक प्रधानमंत्री का जिक्र करेंगे। शुरुआत हमने जवाहरलाल नेहरू से की है और आज जो है वो हम लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री वो थे और
ऐसे में उनकी चर्चा करें और उनकी सादगी की चर्चा ना करें तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। नौशाद, मैं चाहूंगी कि शास्त्री जी को शास्त्री जी नाम से क्यों पुकारा जाता था उसके बारे में बताएं और उनकी सादगी को लेकर के भी दर्शकों को बताएं। नौशाद, देखिए रेखा, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो शास्त्री जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान जी। कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने ये नारा के साथ अपने राजनीति जीवन की शुरुआत की थी। और इन दिनों ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जवानों के लिए और किसानों के लिए हमेशा गंभीर हुआ करते थे। अब उसके जीवन शैली पे हम भी बात करेंगे। और आपने कहा कि उनके पुत्र ने जो बातें कही है शास्त्री जी के बारे में अपने बुक में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको अपने दर्शकों को ये बता दें कि आखिर शास्त्री जी के पीछे जो सरनेम है शास्त्री क्यों रहा। इसके पीछे कई कारण है, लेकिन उन कारणों का हम सीधा तौर पे जवाब देने का प्रयास करेंगे और समझाने के लोगों को प्रयास करेंगे। क्योंकि शास्त्री जी का पूरा नाम था, बता दें कि लाल बहादुर वर्मा। वो हमेशा उनके जो खानदान के लोग थे, जो उनके पिता थे, वो अपने सरनेम उनका वर्मा हुआ करता था। और शास्त्री जी ने इसका विरोध किया करते थे। वो कहते थे कि सरनेम से अगर किसी व्यक्ति को शर्मा, वर्मा, तिवारी, दुबे, मिश्रा इस टाइप का अगर नाम किसी सरनेम के साथ जुड़ता है तो लोग उसे पहचान लेते हैं कि किस कोटे से ये संबंध रखते हैं, किस जात से ये संबंध रखते हैं। और ये चीज शास्त्री जी को पसंद नहीं था। इसलिए शास्त्री जी ने वर्मा को नाम हटाने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास उन्होंने गया और सवाल किया कि बोला कि प्रिंसिपल से सवाल किया कि हमारे जो पीछे सरनेम है उस सरनेम को हटा दिया जाए। प्रिंसिपल ने इसके जवाब का कारण पूछा कि आखिर वर्मा को सरनेम से हटाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो प्रिंसिपल जो थे वो भी वर्मा ही जी थे। तो उन्हें लगा कि एक वर्मा दूसरे वर्मा से अपने जात का जो सरनेम है उसे हटाने का प्रस्ताव लाया है, तो आखिर वजह कुछ होगा। जब उन्होंने इस बात के अपने प्रिंसिपल के सामने रखा तो उन्होंने गंभीरता से लेते हुए अपने पीछे सरनेम को जो वर्मा लगा था उन्होंने भी हटाना वाजिब समझा और उन्होंने भी अपना नाम पीछे वर्मा हटा दिया। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ती है। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से जब शास्त्री सब्जेक्ट में उन्होंने जब डिग्री हासिल करती है तब उन्होंने अपना वर्मा की जगह पर नाम सरनेम शास्त्री रखा। तो इसका पीछे कई वजह था, कई कारण, यानी डिग्री जो उन्हें जो मिला है शास्त्री का, वो अपने नाम के साथ डिग्री का नाम जोड़ना पसंद किया। यही वजह है कि शास्त्री उनका नाम पीछे जुड़ गया। अब बात करेंगे उनके जीवन शैली का। काफी सादगी जीवन भरा रहा है। काफी उनके जीवन में कई ऐसे दौर भी गुजरे हैं जो उन दौरों को अगर याद किया जाए तो शायद आज के जीवन शैली में आज के राजनेताओं को ये नींद उड़ा देंगे और या फिर हंस करके खत्म कर देंगे। ऐसा भी जिंदगी होता है, क्योंकि सादगी एक बड़ा जिंदगी है और सादगी को कभी लाल बहादुर शास्त्री कभी भूला नहीं है। एक और आपको बता दें कि जब वो कुर्ते पहने करते थे और जब उनके कुर्ते पुराने हो जाया करते थे तो अपने कुर्ते को वो अपनी पत्नी को दे देते थे और कहते थे कि इस कुर्ते को धो करके इसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसे रुमाल बना देना। आप सोच लीजिए कि ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति अगर उस वक्त देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था तो देश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की शिक्षा नीति किस अग्रसर की ओर जा सकता है, इसका कल्पना आप हम नहीं करते। आज उन्हीं का नेताओं की कल्पना है जो भारत विश्व के शिखर पर आज कायम है और कहीं ना कहीं 2047 में ये शिखर पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर उनका जीवन शैली इतनी सादगी भरी रही है तो फिर 9 बार जेल क्यों जाना पड़ा। कहीं की लाल बहादुर शास्त्री ने कई ऐसे आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन में 9 बार उनको जेल जाना पड़ा, चाहे वो आंदोलन असहयोग आंदोलन की बात करें। क्योंकि असहयोग आंदोलन में जब पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को जेल में भेजा गया था तो जब इस बात की भनक जेलर और कोर्ट को मिला तो उन्हें जेल से बाहर कर देना पड़ा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का उम्र उस समय बालिग नहीं हुए थे और वो महज 16-17 साल के बीच में थे। तो ऐसे उम्र वाले नाबालिग बच्चे को यह मामला नन जो विजयट में आता है और ऐसे में कह सकते हैं कि किसी भी अधिकारी और कोर्ट पर किसी भी बच्चे को जेल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि नन जो विजय में जो मामला आता है शायद इसका एक ओपन जेल होता है और उस जेल में उस समय उस जमाने में जब अंग्रेजों के शासन हुआ करते थे जब अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय बच्चों के लिए कोई जेल नहीं था। ऐसे में कोर्ट और सरकार को मजबूरी हो जाती है अंग्रेजों को लाल बहादुर शास्त्री को बाहर कर दिया जाए। तो जब पहली बार असहयोग आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री को गिरफ्तार होती है, जब जेल भेजा जाता है तो तुरंत उन्हें जेल से रिहाई मिल जाती है, यानी 17 साल की उम्र में पहली बार वो जेल गए थे। दूसरा सवाल हम बात करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री
के कारण देश छोड़ना पड़ा। किसे छोड़ना पड़ा? अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। वहां पे असहयोग आंदोलन का जो विरोध कर रहे थे जो लोग, जो अंग्रेज, जिस आंदोलन के, जिस अगुवाई के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं फिरंगियों को देश खदेड़ने का काम कर रहे थे, ऐसे आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए उन्होंने कई ऐसे आंदोलन को आगे किया। और उसके बाद उस आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री को 9 बार जेल जाना पड़ा। एक और हम अपने दर्शकों को एक बात को ताजा कर दे कि आम के लिए लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री किसी उन दिनों जेल में बंद थे और कह सकते हैं कि नियम के पक्के, कानून के पक्के व्यक्ति थे। देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे नहीं थे, लेकिन उस जमाने में जब जेल में बंद थे, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, जब असहयोग आंदोलन को उन्होंने शुरुआत की थी, उस जमाने में जब जेल में बंद थे, क्योंकि पीएम बनने से पहले की बात हम कह रहे हैं, तो उनकी पत्नी जेल में उनके लिए आम बाहर से खरीद करके लाकर उन्हें गिफ्ट दिया था और कहा था कि इसे खा लेना। लेकिन अचानक उनके चेहरे पर एक भाव है बदल जाते हैं और उनकी नाराजगी सामने आ जाती है। वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि जेल मैनुअल के खिलाफ तुमने ये काम किया है, क्योंकि जेल के नियम है कि किसी बाहर सामग्री को जेल के भीतर नहीं लाना है और उस सामग्री को नहीं खाना। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय जब देश अपने आंदोलन के चरम सीमा पर था, जब पूरे देश पूरे फिरंगियों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे में जिस फिरंगी की बात हम कर रहे हैं, जिस फिरंगी के लिए पूरा देश आंदोलनरत था, ऐसे में देश का जो कानून था, देश का जो मैनुअल था, उस मैनुअल के खिलाफ लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं जाने का काम किया। यानी नैतिकता को तार नहीं किया, नैतिकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से लड़ना उचित समझा, लेकिन नैतिकता को कहीं ना कहीं उसमें विराम देने का बात नहीं किया। दूसरी बात हम करेंगे कि लाल बहादुर उनके जो बेटे हैं सुनील शर्मा, यानी सुनील शास्त्री, उन्होंने एक कहानी लिखा था, काशी पीठ विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की डिग्री की थी, तब उनके नाम पे शास्त्री आया था। अब सुनील जो उनके बेटे, उन्होंने कहा कि एक दिन जब उनके पिता प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गलती से अपने पिता की कार, सरकारी कार, वो ले गए थे बाहर कुछ जब दूर चले गए, वापस जब लौटे तो इस बात की भनक लाल बहादुर शास्त्री को पता चला। और जब पता चला तो उस समय अपने बेटे को बुला करके कारण पूछा कि सरकारी गाड़ी ले जाने के कारण क्या हुआ। सुनील ने बताया कि पिता इस काम से हम गए हैं, थोड़ी दूर ही गए थे। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे सरकारी खजाने में पेट्रोल की जो कीमत होती है वो भरने पड़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि आप सोच लीजिए कि आज के देश में बड़े बड़े हॉलीवुड पर, बड़े बड़े चौपर, बड़े बड़े मंच का इस्तेमाल। मैं खबर पढ़ रही थी उस वक्त भी मैंने दर्शकों को बताया कि ये एक ऐसा किस्सा है जिसको लेकर आज भी इनकी चर्चा होती है। चूंकि सिर्फ एक यही किस्सा नहीं है नौशाद, एक वक्त जब ये प्रधानमंत्री थे और ये एक साड़ी मिल में भी गए थे, और जब वहां पर इनकी पत्नी और इनके परिवार के लोग साड़ी खरीद रहे थे नौशाद, उस वक्त इनके पास पैसे नहीं थे साड़ी खरीदने को लेकर। जिसके बाद जो मिल के मालिक थे उन्होंने कहा कि आपको साड़ी हम गिफ्ट में दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने गिफ्ट नहीं लिया। यानी कि अगर आज के वक्त में देखें हम और पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में सभी का अगर हम जिक्र करें तो लाल बहादुर शास्त्री जो एक ऐसा नाम है जिससे सभी राजनेताओं को सीख लेनी चाहिए नौशाद। चूंकि आजकल परिवारवाद और कई सारी चीजें सामने आती हैं और सरकारी चीजों का किस तरीके से लोग दुरुपयोग करते हैं उसका जीता जागता कई उदाहरण जो है वो आज देश में है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उन सभी उदाहरणों के एक ऐसे जीते जागते उदाहरण है जो कि सादगी भरा जीवन जीते थे और अपनी सरकारी चीजों का दुरुपयोग नहीं करते थे। नौशाद, देखिए रेखा, हम कह सकते हैं कि आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत फर्क है। आज की राजनीति का मतलब होता है कि राज को छुपाओ, नीति बताओ। यानी सरकार पब्लिक के लिए जो योजना है, जिन योजनाओं में कितने राशि भेजा गया है, उन राशि को गमन करने के लिए राज्य को छुपा दिया जाता है। और नीति क्या है कि आपके लिए कौन कौन योजना लाना है, किस कौन कौन योजनाओं पर अमली जमा पहनाना है। तो पहले की राजनीति देश के लिए होती थी, आज की राजनीति अपने लिए हो रही है। आपने एक सवाल किया था शुरुआत में कि ताशकंद के बारे में, ताशकंद उनकी जो मृत्यु, उनके रहस्य के बारे में थोड़ा सा जिक्र हम इस पर भी कर दे, उसके बाद हम राजनीति पर चर्चा करेंगे।
भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, आखिर क्या हुआ था उस दौरान। मैं चाहूंगी, चूंकि अलग अलग जानकार इस मामले में अलग अलग बातें रखते हैं, अलग अलग चीज़ों से अपनी बातों को, कोई कहता है कि दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई थी, तो कई लोग जो हैं वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस रात, नौशाद? देखिए रेखा, पूरी दुनिया जानता है कि ताशकंद में कई युद्ध हुए, इंडिया पाकिस्तान के भी कई, वहां पे कई जवान दोनों तरफ से आंदोलन जब हुए थे, एक दूसरे से जब वार हो चल रहे थे, वहां पे कई जवानों के शहीदी हुई थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ताशकंद की जो घटना है, उस घटना पर थोड़ा सा हम गौर करने का बात करेंगे। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था, क्योंकि आंदोलन बहुत पहले से चला आ रहा था और दोनों देश नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन के कारण, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में अगर उलझ के रह जाते तो शायद जो नीति बनाई गई थी देश के लिए, उन नीतियों को कारगर ढंग से भारत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों पड़ोसी मुल्क थे और कहीं एक समय था जब ये दोनों के राजनेता एक देश में रह करके राजनीति किया करते थे। शायद ये तो जिन्ना का दिन था कि जो पाकिस्तान को अलग कर दिया, वो अपनी राजनीति अपने फायदे के लिए उन्होंने अलग कर दिया, और ऐसे लोगों को भारत के इतिहास में कोई जगह नहीं है। भले हम आप कह दें कि वहां कैदे आजम, पाकिस्तान में उसे कैदे आजम के रूप में कहा जाता है, माना जाता है, आज भी भारत के लोग उस कैदे आजम को कोई अहमियत नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने जात की राजनीति की है, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति के साथ साथ उन्होंने देश को तोड़ने की राजनीति की। तो ऐसे नेताओं को खास करके भारत जैसे कंट्री में कोई जगह नहीं है। तो हम ताशकंद की बात कर रहे थे, ताशकंद में कई ऐसे लड़ाई हुई, कई ऐसे युद्ध हुए, और पाकिस्तान और भारत के जब युद्ध हुए थे, युद्ध जब समाप्ति हुए थे, तो उस समय समझौता का एक पैराग्राफ तैयार किया गया था, और उस पैराग्राफ के तहत ताशकंद में समझौता के लिए वहां पे उस समय के पीएम हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे थे। पहली बार जब दुनिया ने लाल बहादुर शास्त्री की सामरिक जो साहस था, उस ताकत को देखा था कि किस तरह से एक 5 फीट 2 इंच का आदमी कितना ताकत रखता है, कितना साहस रखता है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया था, तो उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति 5 फीट 2 आदमी को आंखें दिखाने का काम किया था और कहा था कि आप मुझे कब दावत दें, आप उनको दावत इनकार कर दिया था। और यही 5 फीट 2 इंच वाला आदमी ने पाकिस्तान में जाकर के कहा था कि आप नहीं आए, हम ही आपके देश में आते। तो ये भारत है, भारत की मिट्टी में इतना जुनून है, भारत की मिट्टी में इतना गर्व है, और भारत की मिट्टी इतना लाल है कि कई लाल पैदा कर चुके हैं। और ये लाल बहादुर लाल थे, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ सोच सकते हैं और हम आपके देश में घुस भी सकते हैं, आपके देश में आ भी सकते हैं, और आपके देश में आकर के आपके साथ समझौता भी कर सकते हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे, ये हिम्मत दिखाया था। आज भले देश की परिस्थिति कुछ और हो, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय इतना आधुनिक तरह कोई युद्ध के लिए कोई सामान नहीं था। आज तो कई ऐसे सामान है जो देश 100 किलोमीटर सवार करता है, उस समय कई ऐसे सामान थे जो आज के डेट में कहीं ना कहीं कम थे। उसके बाद भी उस समय हिम्मत थी, उस समय साहस थी, उस समय ईमानदारी थी। आज शायद ईमानदारी राजनीति में कम हो गई है, लेकिन उस समय के राजनीति में ईमानदारी वही ईमानदारी थे जो पहले के लोग में कहा करते थे। तो हम कह सकते थे उस साहस को लेकर वो परिचय अपना दिया था। और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इस शास्त्री जी मतलब भारत कभी लौट नहीं पाए। अगर भारत आई तो उनकी ताबूत आए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि समझौता शायद दुश्मनों के लिए काला दिन होगा, काला अध्याय होगा, काला छाया होगी, लेकिन भारत के लिए ये काला दिन नहीं था। भारत के लिए काला दिन ये रहा कि एक देश ने अपने लाल को खो दिया, अपने उभरते हुए देश के कह सकते हैं पीएम को खो दिया। और जिस तरह से आपने किताबों में पढ़ा है कि दिल का दौरा पड़ा, कई लोग कहते हैं कि उन्हें जहर दे दिए गए, कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा था। हम मानते हैं कि देश के खातिर उस समय जो युद्ध हुआ था, जो ताशकंद के जो समझौते हुए थे, उस दौरान एक अनहोनी सी घटना घटी थी। और उस अनहोनी सी घटना में हमारे देश के पीएम अपने आप को देश के लिए, यानी देश अब जब ताबूतें बाहर आए तो हम तो कहेंगे देश के लिए शहीद हो गए। और ऐसे शहीदों को लाइव इंडिया हर पल हमेशा सैल्यूट मारने का काम करेगा, और देश का ऐसा पीएम हमेशा अमर रहने का काम करेगा। क्योंकि देश, जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, जब चले गए थे, तो इन्होंने देश के लिए काफी बड़ा
दुख का दिन था। और ऐसे में कह सकते हैं कि उस समय, उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जब देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत था, तो ऐसे में देश का कंधे पर सारा जिम्मेवारी 5 फीट का 2 आदमी लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जिम्मेवारी को उठाते हुए और नेहरू के जो उनके कारनामे हैं उसे आगे बढ़ाते हुए देश की जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाते हुए आगे बढ़ाने और कई ऐसे कारनामे करने के काम किया। शायद लाइव इंडिया के साथ सैल्यूट करने के साथ साथ पूरा देश आज सैल्यूट करेगा और कभी भी ऐसे प्रधानमंत्री को कोई देश कभी ना भूला है न कभी भूलेगा। रेखा। बिल्कुल नौशाद, आपने सही कहा कि एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और भारत के हर व्यक्ति के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ना केवल एक मिसाल है बल्कि उनकी प्रेरणा और उनकी सिखाई बातों पर चलने का काम आज भी हर कोई करता है। और अगर हम धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो 2024 लोकसभा चुनाव की रेस जो है वो फिलहाल देश में देखने को मिल रही है और इस बीच हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत के उन तमाम प्रधानमंत्रियों की कहानी से दर्शकों को रूबरू कराएं और बताएं कि भारत ने अब तक कितने महान प्रधानमंत्रियों को देखा है जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान के साथ साथ अपनी सारा जीवन जो है वो भारत को दे दिया है। पहले प्रधानमंत्री के जिक्र हमने किया और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का भी हमने जिक्र किया। कल के कार्यक्रम में हम भारत के तीसरे प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी की चर्चा करेंगे, चूंकि हमारी यही कोशिश होगी कि हम दर्शकों को हर दिन भारत के प्रधानमंत्रियों की कहानी और उनके अब तक के जो भी कार्य हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं और बताने की ये भी कोशिश करें कि भारत ने जो है वो कितने अच्छे प्रधानमंत्रियों को देखा है और तभी जाकर के भारत जो है वो आज विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।